अभी खालिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ मतलब बातें चल रही हैं, कभी कभी आती हैं कुछ 3 महीने 6 महीने साल बाद, कभी 2 साल बाद कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है। अभी काफी एक सख्त किस्म का स्टांस लिया है हिंदुस्तान ने, और मेरा ख्याल बनता है, और वो ये है कि उनकी एम्बेसीज के हवाले से उन्होंने कहा कि यूके में जो कुछ हुआ या कनाडा में कुछ हुआ, जो कुछ हुआ, वो कहते हैं कि ये मिस यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। जिस तरह फ्लैग वो हमने लास्ट ईयर देखा था कि वो किया गया, या अभी जिस तरीके से सारा कुछ हुआ, तो कितना प्रेशर डाल सकता है यूके के ऊपर हिंदुस्तान और कनाडा के ऊपर? बहरहाल इस वक्त उनकी इकोनॉमीज या उनका जो पावर है वो उस तरह का नहीं है जो पहले इन कंट्रीज का हुआ करता था। उसके मुकाबले में इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा बड़ी इकोनॉमी रखता है, ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके इंडिकेटर्स बहुत हाई हैं और उनसे बहुत आगे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले 6 महीने या 1 साल पहले पाकिस्तान में एक फ्रांस के सफीर को हटाने के लिए, उनके जो उच्चायुक्त थे उनको हटाने के लिए पूरी मूवमेंट चली, ठीक है। बेशक, बिल्कुल। तो वो मूवमेंट को वेस्ट ने कहा कि ये तो टेररिस्ट मूवमेंट है, क्योंकि हमारे सफीर को आप हटाना चाहते हो। बिल्कुल। क्या वो पाकिस्तान के लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था? ठीक, राइट। मतलब आपके अगेंस्ट में हो तो वो टेररिज्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है ना। वही सेम डिमांड थी ना। क्या था कि लोग कह रहे थे कि फ्रांस के सफीर को भेजो जाए, एक्सपेल फ्रॉम पाकिस्तान। बिल्कुल, आपकी सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी पुस्तक की जो है उसकी खाली अब्दों में मजाक उड़ाया है। यही था ना मेन मैटर। एग्जैक्टली यही। अब खालिस्तान का फैक्ट क्या है? वो खालिस्तान के जो अभी ये कुछ जो प्रदर्शनकारी गुंडे थे, इन्होंने जो है इंडियन एम्बेसी के स्टाफ का नाम, इंक्लूडिंग द एम्बेसडर एंड द काउंसुलेट, नाम लहरा करके बोला कि हम इनको सबक सिखाएंगे। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हुआ, क्या अंतर है? उसमें तो आपने पाकिस्तान को धमकी दे दी कि हम तुम्हारा जीएसपी स्टेटस ले लेंगे, हम तुमको समझाएंगे। आपने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कि पाकिस्तान एक टेरर कंट्री है। यूने एक रिजोल्यूशन पाला था, बिल्कुल पास किया था, जो कि 0 मतलब उसके अपोजिशन में वोटिंग हुआ या 1 वोटिंग अपोजिशन में हुआ, बाकी वो रिसाउंडिंग उसको अप्रिसिएशन मिली। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान करे अगर अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए मुजाहिरा करे तो वो भाई हो गया टेररिज्म। लेकिन जो खालिस्तान के लोग इंडिया के अगेंस्ट में करें तो वो हो गया भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भाई डबल स्टैंडर्ड की इंतहा है, दोनों का सेम फैक्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटे से, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप अपनी बात बिल्कुल वही से शुरू करें, लेकिन एक पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा, और वो ये है, पाकिस्तान में भी तकरीबन सारी यूरोपियन कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, यूके की है, अमेरिका की है, आपके हिंदुस्तान में भी यकीनन, शायद कुछ पाकिस्तान में ना हो, लेकिन मेरे ख्याल न्यू दिल्ली में एम्बेसी सबके ऑफिस होंगे। मैं कहता हूं कि एक वैसे ही कोई एक सिंगल छोटा सा पत्थर लेके तो फेंक के दिखा दे वहां पे, एग्जैक्टली यूके कनाडा किसी की एम्बेसी में, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बड़े खराब होंगे, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि हाई कमीशन में वहां कोई जाके और कुछ गड़बड़ कर सके, या यहां हिंदुस्तान में। लेकिन अगर वैसे ही मैं कहता हूं एक छोटा सा पत्थर कोई फेंक दे और फिर रिपोर्टिंग देख लें इनके इंटरनेशनल मीडिया जो भी बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, और फिर इनकी चीखो पुकार देख ले और फिर इनकी बातें सुन ले कि वो क्या क्या अलकाबात से हमें और आपको याद करेंगे, कि मतलब जो इनके दिल और जुबान पे आएगा वो हमें ये बोलेंगे। आप देखिए कनाडा, ये जो खालिस्तानी है, इन्होंने एक भाई विमान था कनिष्का 1980-90 के दशक में उड़ा दिया था इसको। भाई इनकी हिस्ट्री है टेररिज्म। इंडियन फ्लाइट को कनाडा से उड़ी पंजाब आने के लिए, उसके पूरे 350 पैसेंजर को उड़ा चुके, जब उनकी हिस्ट्री है। मैं कह रहा हूं कि आप ये खालिस्तानी कोई नॉर्मल लोग तो नहीं है, ये तो गुंडे हैं एकदम से। ये भाई दहशतगर्दी जो है, ये लोगों को टारगेटेड किलिंग करना, मारना, डराना, धमकाना, यही करते हैं। ये इनोसेंट लोगों को आप डराएंगे धमकाएंगे, तो यही है इसकी डेफिनेशन जो अभी तक मुझे समझ आई है। एक्सप्रेशन है ये, यूरोप के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आप सोचिए जरा ये मेंटल जो इनका डिरेंजमेंट है, कि भाई ऐसे तो कल को मैं किसी को कहूं कि जाके उसको मार दो और फिर पुलिस मुझे आएगी, यार तुमने उसको उकसाया, तो मैं कहूं नहीं, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तुम हमको नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और अबेटमेंट, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ये भी चीजें होती है ना। तो वो तो इंसाइटमेंट है। मान लीजिए कल को कोई संख्या आदमी उसमें से निकले और वो जाकर के हमारे जो उच्चायुक्त हैं या जो सफीर हैं उनके ऊपर वो आक्रमण कर दे, हमला कर दे, तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? ये तो उकसा रहे हैं ना, ये दिस इज एन इंसाइटमेंट टू क्राइम, दिस कैन नॉट बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
क्या है फ्रीडम? आप ऐसा क्या ले रहे हो? आप भाई पोलाइटली करो, आप तो करते हो, इवन इंडिया में होते हैं भाई। प्रोटेस्ट आपका राइट है ना, प्रोटेस्ट कहते हैं कि राइट होता है, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी मेरा राइट है, हिंदुस्तानी आपका राइट है, ये जिधर के नेशनल है इनका ये राइट है, लेकिन गिरबान पकड़ना इनका राइट नहीं है कि आपका गिरबान पकड़े मेरा गिरबान पकड़े, ये इनका राइट नहीं है सर। नहीं, पर किसी का गिरबान पकड़ना इनका राइट नहीं है। Exactly. कि मेरे गिरबान को याद डाले, आपके गिरबान को याद डाले। एग्जैक्टली, पीसफुल होना चाहिए। लेकिन ये बताइए क्या डिमांड कर रहे हैं ये? मैं कहता हूं अगर करते भी है तो ये धमकियां, ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। तो अभी इंडियन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफी इस दफा मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर साहब काफी गुस्से में है, और मतलब बनता भी है कि कोई भी और भी होता तो शायद उनका यही स्टांस होता, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा फेमस है इस हवाले से। क्या अभी जिस तरीके से गालिबन डिमार्च किया गया था इनके यूके और कनाडा के लोगों को एम्बेसी के न्यू दिल्ली में फॉरेन ऑफिस की तरफ से, तो क्या उन्होंने अभी कहा है कि क्या हम करेंगे? वो तो ये कहते हैं जी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके मिशंस को, ये करते हैं वो करते हैं, इसके अलावा भी कोई बात हुई है? टेक्निकली आप आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर पढ़ लें अलॉन्ग विद द जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 2625। यूएन चार्टर कहता है आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में कि कोई भी स्टेट अगर इंटरनेशनल रिलेशन में, डोमेस्टिक रिलेशन में नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन में यूज ऑफ फोर्स कर रहा है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के अगेंस्ट या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट, तो वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन करता है। अब 2625 में ये कहा गया है कि यदि आप कोई स्टेट हैं और आपके किसी टेरिटरी में आप कोई ऐसे सिरफिरे लोग हैं जो किसी दूसरे कंट्री में जा करके और वायलेंस करते हैं, यूज ऑफ फोर्स करते हैं, तो आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, बिकॉज आपका अपनी कंट्री के एक एक इंच पे रिट होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो कर रहे हैं इंडिया की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज कर रहे हैं ना, कह रहे हैं हम पंजाब तोड़ करके और खालिस्तान बनाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप तो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन कर रहे हो सबसे पहले, बिकॉज दिस इज अ थ्रेट। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में यूज है यूज ऑफ फोर्स एंड थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स। दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स कि हम खालिस्तान तोड़ करके बनाएंगे। ठीक है, नंबर 1 आप इंटरनेशनल लॉ का ऑब्लिगेशन करो। वियना कन्वेंशन ऑन काउंसिल, वियना कन्वेंशन, बिल्कुल आप उनके प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार हो। आपने तो उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी। मैं कल तो पाकिस्तान में आप जाकर के मेरा एक वीडियो दिखा दीजिए कि ये तो पाकिस्तान के बारे में ऐसा कहता है और पाकिस्तानी मेरे दुश्मन बन जाए तो मेरी तो जिंदगी खतरे में हो गई। बिल्कुल ठीक, बेशक। तो आप तो दो इंटरनेशनल लॉ का, अगर मैं होता तो मैं तो इनको खींच लेता आईसीजे में कि भाई डिसाइड करो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे ये जो नाटक कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ पे जो कैनेडियन वो सॉफ्ट कॉर्नर है जो उनका क्यूबेक का रीजन है, अपने यहाँ लोगों को उनको बुलाएं या उनके लोगों को पैसा दे कि भाई इनके यहाँ जाकर के तुम इनको तोड़ने की कोशिश करो। बिल्कुल है। तो सारी दुनिया के लिए दूसरे स्टैंडर्ड है। फिर तो हर जो भी आदमी किसी देश को तोड़ने के लिए मूवमेंट चला रहा है, फिर पाकिस्तान को कश्मीर के लिए कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही होगा। दूसरों को दो तरीके से नहीं तोड़ सकते, या तो फिर सबको एक तरीके से आप नापिए। ये कनाडा जो है, कनाडा की जो ये अभी की प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है जस्टिन ट्रूडो की, इट हैज गॉन एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड दे आर इन द, जिसे कह लीजिए कि वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कस्टम्स, हर चीज का वो किसी चीज को मानना ही नहीं चाहता। इवन अभी एक ये जस्टिन ट्रूडो को, इवन वो चाइनीज G20 के मीटिंग में चाइनीज जो प्रीमियर थे उन्होंने अड़का दिया था कि यार तुमसे कोई बात करो तुम प्रेस में रिलीज कर देते हो। आपने देखा वो? यस, याद है मुझे, बिल्कुल सही। और उनका मुंह इतना से बन गया था। यू आर राइट, बिल्कुल याद है मुझे। सो दिस मैन इज इनकेपेबल ऑफ लीडिंग ना। तुम अभी अच्छा देखिए, कोविड में जब एंटी वैक्सीनेशन जो कैंपेन हुआ था, जो ट्रक ड्राइवर आकर के बैठ गए थे, इन्होंने एक घंटे के, एक दिन के अंदर नेशनल इमरजेंसी इन्वोक करी और नेशनल इमरजेंसी इमरजेंसी के पावर लिए उनके सारों के खाते बंद कर दिए और ये कर दिया, और उसके बाद हमको सिखा रहे हैं डेमोक्रेसी क्या होती है। तो उनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दो। उनका तो जेन्युइन था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, हमारे बॉडी में तुम पता नहीं क्या ठोक रहे हो अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। तुम ही डिटरमाइन करोगे कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है और कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। ये इनका दोगलापन है, ये हमेशा से। अब देखिए हमारे यहाँ के जितने इलीगल मनी होते हैं वो सारे यूरोप में पार्क होते हैं भाई। क्यों भाई? अच्छा डॉक्टर साहब, एक पॉइंट आपसे समझना चाहूंगा। एक बात और भी, मतलब कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, मेरा जाती ख्याल भी है, और मतलब मैं देख थोड़ा सा रहा हूँ, शायद माइट बी पॉसिबल कि आई एम रॉन्ग, लेकिन एक चीज ये भी सुनने को आ रही कुछ सालों से कि जब से इंडिया ने बहुत फास्ट ट्रैक पकड़ा है प्रोग्रेस का, तो कहते हैं कि ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से इस तरह की चीजों को ज्यादा ये लोग कोशिश करते हैं कि हवा दे दे और थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करे इंडिया के ऊपर कि उसका जो मतलब जो स्पेस है उसको स्लो डाउन किया जाए, या मतलब उस जगह पे ना पहुंचने दिया जाए जहां पे वो शायद 3 साल में या 5 साल में या नेक्स्ट ईयर में
खड़ा होगा इंडिया। नहीं ठीक है, ऐसा आप ये आर्म ट्विस्टिंग अपने आप कुछ चीजें टूल जी रखते हो, जी। लेकिन वो आर्म ट्विस्टिंग के तक हो ना, रियल आप अगर डैमेज करोगे इंडिया को, इंडिया की ओके। नेशनल इंटेग्रिटी अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि मान लीजिए इस मूवमेंट से ये खालिस्तान के बच्चे अगर अभी आ जाएं जोश में पंजाब में, फिर क्या होगा? अभी अभी ऑलरेडी हमने देखा वो जो एक वो वारिसे पंजाब का जो था, उसको बड़ी मुश्किल से हमने वो किया, हाँ उसको भी एक हाँ। छूट मिल गई यस थी। तो यस। अगर मान लीजिए उसकी आवाज लेकर के इन बच्चों के मन में कुछ इधर उधर की, क्योंकि यंग बच्चे बच्चे जब जवान होते कुछ भी कर देते हैं भाई, बेशक तो बिल्कुल उनको बिल्कुल। कुछ समझ में ना आए, उनकी तो जवानी हो जाएगी खराब, और प्लस हमारा लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। बिल्कुल खराब हो सकता तो है, बिल्कुल आपको खराब। ये सोचना चाहिए कि आर्म ट्विस्टिंग करो, ये रियल पॉलिटिक है, आप हमको कंट्रोल में रखोगे, मगर आर्म ट्विस्टिंग उसी हद तक कि ऐसा ना हो कि फिर इंडिया चाइना और रशिया का अलायंस बन जाए, वो आपके लिए ज्यादा दिक्कत देगा। खतरनाक हो सकता है, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। अब वैसे भी मेरे हिसाब से वही नेचुरल अलायंस होगा, अगर चाइना सिर्फ कम्युनिज्म से अपना पल्ला छुड़ाए और बिल्कुल रशिया के मॉडल पे अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट वो ले आए, तो इंडिया चाइना रशिया ये नेचुरल अलायंस है, क्योंकि ये लोग एक माइंडसेट के हैं, यूरोप हमको नहीं समझता। यस यस यस, बिल्कुल दिस विल बी सही। डेडली। वो हमारी चाइना से कोई लड़ाई नहीं है, चाइना की और हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को, कि भाई एक ही देयर कैन बी ओनली वन हाँ फॉर्म ऑफ हाँ। गवर्नमेंट, उसको जस्टिफाई करने के लिए और डेमोक्रेसी को विलीफाई करने के लिए वो इंडिया को दिखाते हैं कि देखो डेमोक्रेसी के थ्रू तुम तरक्की नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी के थ्रू तुम इकोनॉमिक पावर नहीं बन सकते, वर्ल्ड पावर नहीं बन सकते, इसके लिए कम्युनिस्ट जो सीसीपी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसका होना बहुत जरूरी है। ये तो इसको इस थ्योरी की इंडियन डेमोक्रेसी नफी करता है ना, उनकी गवर्नमेंटल पोजीशन की या उसकी लेजिटिमेसी को इंडियन डेमोक्रेसी सीरियस चैलेंज देता है, क्योंकि वहां के लोग पूछते हैं यार कि हम पॉलिटिक्स भी हम चाहे तो प्रधानमंत्री बन जाए, हमारी नहीं है कम्युनिज्म की थॉट, हमारी कोई बिल्कुल और पॉलिटिकल फिलोसफी बिल्कुल है, हमें आने तो दो। हम नहीं चाहते कि तुम एंटी रिलीजियस हो जाओ, हम चाहते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, हम चाहते हैं बुद्धिज्म भी हो, इस्लाम भी हो, कोई क्रिश्चियनिटी भी हो, आने तो दो हमको, पर तुम आने ही नहीं देते पॉलिटिकल सिनेरियो में हमको। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा इसी से रिलेटेड, मोदी साहब का एक बहुत बड़ा एक और इम्पोर्टेंट विजिट आ रहा है यूएस विजिट के बाद, इजिप्ट विजिट के बाद, और वो जी फ्रांस का, कैमरॉन ने उनको इनवाइट किया है एज ए स्टेट गेस्ट जो है, वो वहाँ पे जाएंगे 14 जुलाई को। क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट यूएस हो, यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, मतलब वैसे तो हर कंट्री की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन ये ऐसी है कि ये टेक्नोलॉजिकली या फिर जब हम बाकी चीज़ों को देखते हैं तो बड़े मजबूत ममालिक में इनका शुमार होता है। आप लोगों ने राफेल खरीदा है फ्रांस से, और आई थिंक सो कि इसके अलावा एयरबस वगैरह और कोई और एयरलाइंस के लिए जो है जहाज़ खरीदने की भी बात हो रही है, और स्पेस टेक्नोलॉजीज के हवाले से भी मैंने सुना है कि शायद कोई पार्टनरशिप होने जा रही है या चल रही है। तो क्या आपको इस विजिट में क्या चीज़ें और मजीद हो सकती है? देखिए, जब से ब्रेक्सिट हुआ है ना, ईयू की पोजीशन वीकनिंग हो रही है। तो ईयू वांट्स कि इंडिया का जो जो इंडिया रहे वो ईयू का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बने, वो वाया ब्रिटेन उसके गुड्स और सर्विसेज ना आए, ठीक है ना। तो वो ये दैट्स व्हाई दे आर वूइंग इंडिया कि आप जो ब्रिटेन आपको देता है कि आपके बच्चे जाते हैं वहाँ एजुकेशन करने, हमारे यहाँ आइए, हम वो एजुकेशन देंगे आपको। यहाँ पे जो हमें भी हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स, चूंकि पॉपुलेशन ड्विंडल हो रही है, तो हमें भी आपके जो बच्चे चाहिए, वीजा दे रहे जर्मनी वाले, स्पेशल वीजा दे रहे फ्रांस वाले कि आइए हमारे बच्चे भेजिए, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, हम आपके बच्चों को लिखाएंगे, हम जगह देंगे। तो इस तरीके का। और दूसरी चीज है कि जो अगर ये अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजैक्शन, अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज को लेके यूरोप बहुत ज्यादा कंसर्न है, बिकॉज उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो यूरोप में ये जो वन सोलर ग्रिड, वन सन, वन वर्ल्ड वाला जो फिलॉसफी है, COP21 जो पेरिस में हुआ, उसमें भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है मैक्रोन और मोदी ने इंडिया में। एक सोलर अलायंस की वो हेड, जो दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है। तो क्लाइमेट चेंज के पार्टनरशिप के लिए भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्लस बिजनेस मॉडल, हर चीज के लिए ये फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप अभी देखें फ्रांस की पीठ पे अमेरिका ने छुरा घोंप दिया था जब उनका सबमरीन डील ऑस्ट्रेलिया से तोड़वा करके और ले लिया था। तो यूरोप नहीं चाहता कि अमेरिका को जो सब्सटेंशियल ये जो सबमरीन या इस टाइप की जो डील होती है, जो वेपन होते हैं या हाई टेक्नोलॉजी गुड्स होते हैं, उनको वो अमेरिका में जाए। दे आर ऑल्सो ल्यूरिंग कि हम वो गुड्स आपको, हाँ, वो मतलब इनको मिले।
कॉन्ट्रैक्ट इनको मिले, बिल्कुल Correct. बिल्कुल। तो इसका वो यूरोप सीज इंडिया एज अ भाई इतनी जितना बड़ा यूरोप है उतना ही बड़ा इंडिया है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑल दैट। हालांकि एरिया यूरोप का बड़ा है, लेकिन आप अगर इंडिया को देखें तो इट हैज अ लॉट ऑफ बाइंग कैपेसिटी एंड ऑल दैट। तो वो देख रहे कि भाई ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक जरिया है, प्लस यहाँ से हमें अच्छा वर्ल्ड, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स भी मिल सकता है, बिकॉज की उनकी पॉपुलेशन तो ड्विंडल कर रही है ना। दे वांट अ पीसफुल पॉपुलेशन, स्किल वाला जो बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आए वो भी हम डिलीवर कर सकते हैं उनको। तो ये जो फ्रांस है, ईयू का जो मेन प्लेयर है वो फ्रांस और जर्मनी है, बाकी सब तो डिपेंडेंट है इन्हीं की इकोनॉमी पे। सबका पेट भर रहे हैं। जितने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका पेट ये बेचारे दो कंट्री मिलकर के भरते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये स्कैंडिनेविया और ये कंट्री तो छोटी छोटी हैं। रही बात एयरबस की, एयरबस को अभी आप देखें हमारे यहाँ से दो, एक तो टाटा एयर इंडिया ने